स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार के बारे में हम बात करेंगे इसमें। देखिए, अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, उसने डिस्क्राइब किया है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब बहुत सारी स्टेट्स का यूनियन संघ है, बहुत सारे राज्य हैं इसमें। इट हैज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। बताइए क्या अभी 29 स्टेट्स हैं यहाँ पर? ये चेंज हो गया है बेटा, चेंज कर लीजिए, 29 की जगह 28 कर लीजिए और 7 यूनियन टेरिटरीज की जगह आप 8 यूनियन टेरिटरीज कर दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो स्टेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है, तो स्टेट हो गए 28 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ी, टोटल हुई 9। लेकिन दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई, तो टोटल हो गई 8। अब 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, चेंज कर लीजिए, 28 जो है हमारे क्या है, स्टेट्स, और 8 यूनियन टेरिटरीज। The states are autonomous and free to manage their affairs in accordance with the provisions of the Constitution. किरण, the state are autonomous, कि हमारे स्टेट जो है वो स्वतंत्र हैं, मतलब वो स्वशासी हैं अपने ही, to free the manage affair in accordance with the provision of the Constitution। वो संविधान के प्रोविजन के अनुसार, संविधान के प्रावधान के अनुसार अपने राज्यों में अपने मामलों पर कानून बनाने के लिए फ्री हैं। We have adopted parliamentary form of government। हमने काफी सारी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा और उनमें से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है, hence the pattern of administration of state is same as the state of union government। यानी इसमें hence मतलब अतः the pattern of administration, तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पैटर्न है, जो प्रशासन का जो पैटर्न है स्टेट के अंदर, सेम दैट द यूनियन गवर्नमेंट, को बिल्कुल ऐसा है जैसा कि हमारी सेंटर गवर्नमेंट या हमारी यूनियन गवर्नमेंट का है। मतलब किस तरीके से वहां पर रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, किस तरीके से स्टेट में चुना जाता है, बिल्कुल सेम मैटर है। बस फर्क इतना है कि ये स्टेट में चुने जाते हैं और वो सेंटर में चुने जाते हैं। ईच स्टेट हैज अ लेजिस्लेचर। हर एक स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर होते हैं। 3 ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की। फर्स्ट है आपकी लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम होता है कानूनों को बनाना। सेकंड है इज एक्सिक्यूटिव। एक्सिक्यूटिव का काम है कार्यपालिका, मतलब जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाए उनको क्या करना, उनको कार्यान्वित करना, मतलब उनको लागू करवाना। और थर्ड है हमारा ज्यूडिशरी। ज्यूडिशरी मतलब न्यायालय। अगर किसी के भी अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। इस प्रकार हमारे टोटल 3 ब्रांचेस हैं और उसमें कह रहे हैं ईच स्टेट हैज अ लेजिस्लेचर। हर एक स्टेट में लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका है जिसके पास कानून को बनाने की शक्ति है। अ गवर्नर, एक गवर्नर है, एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद है, हेडेड बाय अ चीफ मिनिस्टर, जिनका हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। देखिए बेटा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर है, ऐसे ही लेजिस्लेचर हमारे यूनियन गवर्नमेंट में भी है। स्टेट में हम इसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में हम इसे पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, स्टेट के अंदर भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिन्हें MLA कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे ही मेंबर पार्लियामेंट में होते हैं जिन्हें हम कहते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो मेजोरिटी पार्टी का हेड होता है वही गवर्नमेंट बनाता है, उसको हम स्टेट में CM यानी कि मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में हम उसे PM यानी कि प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमारे देश का जो सबसे बड़ा नागरिक है वो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, जो कि हमारी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पोस्ट पर है। और सभी के सभी जो प्रधानमंत्री और मिनिस्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करवाता है, हमारा जो है प्रेसिडेंट करवाता है। वैसे ही स्टेट के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं और जो हमारा CM यानी कि जो हमारा चीफ मिनिस्टर है उसकी अपॉइंटमेंट हमारे गवर्नर करवाते हैं। तो सेम प्रोसेस चलता है जैसा कि यूनियन गवर्नमेंट में चलता है, वैसा ही गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में चलता है। भूमिका, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम।
ओजस्वी आप अपना माइक बंद कर दो बेटा, आपके वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखिए बेटा, अब आप समझ गए कि जैसे कि जो पोजीशन हमारे सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट की होती है, वही पोजीशन हमारे स्टेट में गवर्नर की है। वहां पर पीएम, स्टेट में सीएम, वहां पर एमपीज, यहाँ पर एमएलए, सेम। लेकिन हम पीएम का चुनाव तो करते हैं, ऐसे हम सीएम को भी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनते हैं। मेजोरिटी पार्टी अपना लीडर चुनती है और उसे सीएम बनाती है, और वहां पर मेजोरिटी पार्टी अपना लीडर चुनकर उसे पीएम बनाती है। हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक, सबसे प्रथम नागरिक हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं। वैसे ही राज्य के जो सबसे प्रथम सिटीजन है वो गवर्नर होते हैं। और बेटा जो गवर्नर है, गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है, गवर्नर को हमारे किसके द्वारा, राष्ट्रपति चुनकर, हमारे राष्ट्रपति सिलेक्ट कर हमारे स्टेट में भेजते हैं। तो इस वक्त हरियाणा के जो गवर्नर हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, सत्यदेव नारायण आर्य उनका नाम है, वो हरियाणा के गवर्नर हैं। क्या नाम है उनका? सत्यदेव नारायण आर्य। बताइए क्या नाम है बेटा गवर्नर का? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। और सीएम ऑफ हरियाणा, सीएम कौन है हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो अब हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ही आज बात करने वाले हैं। The power has been distributed between the center and the state by the constitution. ये पावर, क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं, संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है सेंटर गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। Accordingly, the state legislature can make law on the subject in the state list. अब जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है, जो राज्य विधायिका है, वो सिर्फ उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती है जो कि स्टेट लिस्ट में आते हैं। 3 टाइप की लिस्ट है। एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स आते हैं, जैसे कि देश की डिफेंस का, बैंकिंग का है, और टेलीग्राम का, फाइनेंस का, ये जो सब मैटर है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और इसमें यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। यूनियन गवर्नमेंट जो भी कानून बनाती है वो पूरे देश पर लागू होता है। फिर उसके बाद है हमारी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में भी बहुत सारे मैटर्स हैं। देखिए जैसे इसमें नाम भी दे रखे हैं, का, लैंड रेवेन्यू, जमीन से संबंधित कर का, इरिगेशन, सिंचाई का, या कोई नया कानून पास किया, इस प्रकार के मैटर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इन पर कानून बनाती है अपने अपने राज्य के लिए। एक थर्ड लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर आते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। अब मान लीजिए एक है, आप एडॉप्शन का कोई मैटर है, उस पर कानून बनाया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बना दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बना दिया, लेकिन अब जो दोनों का जो डिसीजन था वो डिफर था। हो सकता है किसी स्टेट से मैच आ जाए, हो सकता है सभी स्टेट से मिल जाए, हो सकता है कि स्टेट ने जो कानून बनाया वो डिफर हो और जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया डिफर हो। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट बड़ी है तो यूनियन गवर्नमेंट के ही कानून को सर्वप्रथम माना जाता है। उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट का कानून लागू ना होकर यूनियन गवर्नमेंट का कानून लागू होता है। तो देखिए, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट्स गिवन इन द स्टेट लिस्ट। सम ऑफ द सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट में आने वाले कुछ सब्जेक्ट्स बता रखे हैं, लाइक एग्रीकल्चर, खेती, लैंड रेवेन्यू, जमीन से संबंधित कर, इरिगेशन, सिंचाई, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखना अपने राज्य के अंदर, एंड पंचायती राज, पंचायती राज के बारे में क्लास 6 में पढ़ा था, और अ लोकल गवर्नमेंट, जैसे आपकी लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय जो गवर्नमेंट है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, ये सब। The state legislature can also make law on 47 subjects even in the concurrent list. इसके अलावा स्टेट जो लेजिस्लेचर है, जो राज्य विधायिका है, वो 47 सब्जेक्ट्स और हैं ऐसे जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हैं, जिन पर भी स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। विच इंक्लूड, कौन कौन से हैं ऐसे? एजुकेशन, मैरिज, डाइवोर्स एंड द न्यूज़पेपर। ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार है इन पर कानून बनाने का। But the state law has a subject will valid long as they do not against the central law on the same subject. करिए, लेकिन the state law जो कानून के राज्य के द्वारा बनाया गया जो कानून है on these subjects, इन subjects पर will be valid, वो तब तक ही valid हो सकता है
दे डोंट अगेंस्ट द सेंट्रल लॉ ऑन द सेम सब्जेक्ट। यदि वो सेम सब्जेक्ट पर कोई कानून बनाया गया तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट से अगेंस्ट नहीं है तभी वो मान्य है। यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपोजिट जाता है या उसके विरुद्ध जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कानून मान्य होता है। पेज चेंज कर लीजिए, 326। स्टेट लेजिस्लेचर ऑन कर लो बेटा। The law making power in the state are vested in the state legislature। vested मतलब निहित या हाथों में। लॉ मेकिंग पावर, कानून बनाने की जो पावर है इन द स्टेट, राज्यों के अंदर, और वेस्टेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर, वो राज्य विधायिका के हाथों में होती है। मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव ओनली वन हाउस। ज्यादातर स्टेट के एक ही हाउस है, एक ही सदन है। मतलब जैसे हमारे पार्लियामेंट की बात की जाए, यूनियन गवर्नमेंट की, तो पार्लियामेंट के दो पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही जब स्टेट लेजिस्लेचर की बात की जाती है तो कई स्टेट ऐसे हैं जिनमें एक ही हाउस है और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनमें टू हाउसेस हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहा है मोस्ट ऑफ द स्टेट, ज्यादातर स्टेट ऐसी है ओनली वन हाउसेस, जिसमें एक ही सदन है, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा कहा जाता है। अदर है टू हाउसेस, बाकी कुछ में दो हाउसेस भी हैं जिन्हें विधानसभा तो कहते ही है, एक तो विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली या लोअर हाउस, और जो दूसरा हाउस है उसे विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है, या फिर अपर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ द स्टेट हैज बिकैमरल लेजिस्लेचर। बिकैमरल मतलब द्विसदनीय, जिसमें दो सदन है, मतलब विधान स्टेट लेजिस्लेचर भी है और कौन सी है आपकी विधान परिषद भी है। वो कौन कौन से हैं आपके, जैसे जम्मू कश्मीर है, बिहार है, कर्नाटक है, उसके अलावा बेटा आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है। इन सब के अंदर आपकी द्विसदनीय शासन प्रणाली है। ठीक है, अ लेजिस्लेचर विच हैज ओनली वन हाउस, और बाकी जो स्टेट बच जाते हैं उनमें वन ही हाउस है, जिसे हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, मतलब एक सदनीय शासन प्रणाली। यहाँ पर एक सदन है और वहां पर दो सदन है। अब देखिए, बात करते हैं हम इसके पहले सदन की, जिसे कहा जाता है विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में आप सभी जानते हैं, इसके बारे में कुछ। देखिए, जब भी विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के लिए चुनाव होते हैं तो हम सभी उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आपने देखा जब सीएम के चुनाव हुए थे तो अपने अपने क्षेत्र से हमने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना था। ठीक है, पूरे के पूरे हरियाणा राज्य को, हरियाणा में टोटल 90 सीटें हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो पूरे के पूरे हरियाणा को 90 सीट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था और हर पार्ट को कॉन्स्टिट्यूंसी कहा गया था और हर पार्ट से एक एक मेंबर को चुना गया था और बाद में एक लिस्ट प्रिपेयर की गई कि ये मेंबर किस किस पार्टी से संबंधित है। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर थे या वन हाफ से एक ज्यादा मेंबर था तो वहां पर मेजोरिटी की सरकार बनी। यदि कम थे तो दो या दो से तीन पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई, जिसे हमने कोलाइशन की गवर्नमेंट बोला। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के जब भी इलेक्शन होते हैं तो आप लोगों ने देखा हुआ है, पंचायत के इलेक्शन होते हैं या विधानसभा के आपके क्या बोलते हैं आप इन्हें, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके भी चुनाव होते हैं। तो अब हम उसी विधानसभा के बारे में बात करने वाले हैं। विधानसभा जो है लोअर हाउस है और विधान परिषद अपर हाउस है। विधानसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये राज्य विधायिका का लोअर हाउस यानी निचला सदन है। इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। कह रहे इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर, इसमें जो भी मेंबर शामिल होते हैं हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड, उन्हें डायरेक्टली चुना जाता है लोगों के द्वारा अडल्ट फ्रेंचाइज को यूज कर, मतलब कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को चुनकर लोग वोट डालते हैं और अपने अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं। The strength depends on the population of the concerned state, कि एक स्टेट से कितने मेंबर चुने जाएंगे ये डिपेंड करता है उस स्टेट की पॉपुलेशन पर, कि उस स्टेट को कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाएगा। बट देयर कैन नॉट बी मोर देन 500 मेंबर इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कभी भी 500 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। और वहीं यदि हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर लोकसभा के अंदर 552 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 500 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते एंड हैव लेस देन 60 मेंबर इन एनी टाइम, और कभी भी उसके मेंबर जो है वो 60 से कम नहीं हो सकते।
सम ऑफ स्मॉल स्टेट, कुछ स्मॉल स्टेट हैं जैसे कि मिजोरम एंड गोवा, छोटी छोटी स्टेट्स हैं ये, हैव असेंबली विद लेस देन 60 मेंबर। यहाँ पर तो 60 से भी कम मेंबर है, जबकि हमने अभी कहा कि 60 से कम मेंबर तो हो ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर 60 से कम मेंबर क्यों हैं? आर अंडर द स्पेशल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि संविधान के अंदर इनके लिए एक स्पेशल प्रावधान दिया गया है, क्योंकि इन स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। ठीक है, द मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू द सीक्रेट बैलेट। इन मेंबर्स को हम सीक्रेट बैलेट यानी कि हम सीक्रेट तरीके से चुनते हैं। जब हम अपना वोट डालने जाते हैं बैलेट बॉक्स में या ईवीएम के द्वारा जब हम अपना वोट देते हैं तो वो सीक्रेट होता है, कोई देखता नहीं है कि हमने किसको वोट दिया। सर्टेन सीट्स आर रिजर्व फॉर द एससीज एंड द एसटीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो टोटल सीटें हमने बताई कि 500 ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 60, कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पर 60 से कम भी हैं, लाइक मिजोरम एंड गोवा। ठीक है, इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजन दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इस कारण वहां पर मेंबर्स कम हैं। लेकिन बाकी जगह पर आपके कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य होने ही चाहिए। और लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर कुछ सीटें एससी और एसटी कास्ट के लिए भी रिजर्व रहती हैं। जो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो पीपल हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लास के जो पीपल हैं, एससी के लिए नहीं, एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित हैं। मतलब जो अगर मान लीजिए वहां पर सीटें आरक्षित कर दी गई कि 5 सीटें, तो वो 5 सीटों पर कौन सा मेंबर आ सकता है? सिर्फ एससी या एसटी का। उसके अलावा वहां पर और कोई मेंबर उस सीट को फिल नहीं कर सकता, वो सीटें उन्हीं के लिए रिजर्व है। आगे देखिए, इन ऑर्डर टू इलेक्टेड टू अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यदि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है या किसी भी व्यक्ति को लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए उसके पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मीन्स वो चुनाव तो लड़ रहा है, लेकिन चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसके पास कुछ क्वालिफिकेशन। वो क्वालिफिकेशन क्या क्या है? देखिए, नंबर 1, शी या ही शुड बी एन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, कि वो लेडी है या फिर वो जेंट्स है। ठीक है, मेल है या फीमेल है? यस मैम एक बार मैम कॉल आया मैम, उसका अप्रूवल एक्सेप्ट कर लो यश नाम से। यश को वापस जाऊं, एक सेकंड सुनना फिर आप। देखो बेटा, वो जो व्यक्ति है मेल या फीमेल शुड बी एन इंडियन सिटीजन, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही या शी शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर ऑफ एज, उसकी एज 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जबकि वोट डालने के लिए एज कितनी बता रखी है? 18 ईयर। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए एज होनी चाहिए कितनी? 25 ईयर। ठीक है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो। देयर नेम शुड बी इन द वोटर लिस्ट, उसका नाम वहां की वोटर लिस्ट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के पर्पज से द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ इलेक्टोरल एरियाज, पूरे स्टेट को कई चुनाव एरिया में, चुनावी क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिन्हें हम निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं। एनी कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और कोई भी कैंडिडेट जो कि चुनाव को लड़ना चाहता है किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र से, बट एनी कैंडिडेट कोई भी लड़ सकता है कंटेस्ट इलेक्शन, कंटेस्ट मतलब चुनाव लड़ना, वो चुनाव लड़ सकता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बट मेंबर ऑफ एससी एंड एसटी, लेकिन जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो पीपल हैं ओनली कैन कंटेस्ट इलेक्शन, वो सिर्फ इलेक्शन लड़ सकते हैं फ्रॉम द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिर्फ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर एससी और एसटी कास्ट के लिए सीटों को रिजर्व किया गया है, सिर्फ उन्हीं सीटों से वो चुनाव लड़ सकते हैं। द इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। ऑन द डे ऑफ पोलिंग, जब पोलिंग यानी कि वोट का दिन होता है, द सिटीजन हु आर 18 ईयर ऑफ एज, तो वो नागरिक जिनकी उम्र 18 साल एंड अबव या उससे ज्यादा होती है,
whose name are including in the voter list, और जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है, कास्ट देयर वोट, वो अपने वोट डाल सकते हैं। ठीक है, द कैंडिडेट गेटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटेड इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय अ रिटर्निंग ऑफिसर। द कैंडिडेट, वो कैंडिडेट गेटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज अ रिटर्निंग ऑफिसर, उसे डिक्लेयर्ड मतलब घोषणा कर दी जाती है क्या, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होते हैं उसे ही विजयी घोषित कर दिया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। प्रेसिडाइजिंग ऑफिस, अब वो कैसे प्रेसिडाइज करेगा, अपने ऑफिस की कैसे अध्यक्षता करेगा। द मेंबर इलेक्टेड अ पर्सन, अब जो सभी के सभी मेंबर्स चुन के आ गए, सभी डिफर पार्टी के थे, हर एक पार्टी की अलग अलग लिस्ट बना दी गई, और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर आए उसने अपने एक लीडर को चुन लिया। द मेंबर इलेक्टेड अ पर्सन फ्रॉम द अमंगस देमसेल्व्स एज अ स्पीकर, और जितने भी चुने हुए मेंबर्स थे, वो तो जो एक हेड को चुना वो तो सीएम हो गया, लेकिन उसके अलावा जितने भी मेंबर्स आए, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, वो अपने में से एक स्पीकर को चुन लेते हैं। स्पीकर मतलब जो कि सारी मीटिंग की अध्यक्षता को करता है, अध्यक्ष होता है वहां का। एंड अनदर एज अ डिप्टी स्पीकर, या फिर एक डिप्टी स्पीकर को चुन लेते हैं प्रेसिडाइज ओवर द हाउस, हाउस की अध्यक्षता के लिए, एंड कंडक्ट इट प्रोसीडिंग, और उसकी जो सभा के अंदर जो भी अध्यक्षता होती है, काम होता है, उसको प्रोसीड करने के लिए। ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, हाउस का कार्यकाल कितना होता है। हाउस के कार्यकाल से मतलब है कि कितने समय के लिए हम उस मेंबर को चुनते हैं। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 ईयर, जो नॉर्मल ड्यूरेशन है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो है 5 साल। सभी को पता है 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। However, the governor may dissolve the house, गवर्नर जो है क्योंकि वो सबसे बड़ा है, वो हाउस को डिसोल्व कर सकता है, मतलब सभा को भंग कर सकता है, बिफोर इट्स टर्म इज ओवर, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पर, और चीफ मिनिस्टर से डिस्कशन करने के बाद वो हाउस को डिसोल्व कर सकता है, मतलब कि हाउस भंग हो गया, मतलब गवर्नमेंट खत्म हो गई, गवर्नमेंट जो है रद्द हो गई, अब दोबारा से इलेक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर डिसॉल्व नहीं होती तो वो 5 साल के लिए चलती है। इट मे ऑल्सो बी डिसॉल्व अर्लियर इफ द प्रेसिडेंट रूल इज प्रोक्लेम्ड इन द स्टेट। कह रहे एक तो या तो गवर्नर उसको डिसॉल्व कर दे, या फिर जब कहीं पर किसी स्टेट पर राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाए, राष्ट्रपति के शासन की प्रोक्लेमेशन यानी कि घोषणा कर दी जाए, तब वो गवर्नमेंट वहां से खत्म हो जाती है। इस टर्म में भी एक्सटेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय में इसके टाइम पीरियड को हम, कोई देश में बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई तो हम इसके टाइम पीरियड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, करीबन 6 महीने तक। बट द न्यू असेंबली मस्ट बी इलेक्टेड विद इन द 6 मंथ, लेकिन न्यू असेंबली का सिलेक्शन 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। टर्मिनेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी जब से स्टार्ट की तब से 6 महीने के अंदर अंदर हमें नई असेंबली को चुन लेना चाहिए। मतलब टाइम पीरियड 5 ईयर, 5 ईयर से पहले यदि वो खत्म होती है, या तो वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू होता है, या गवर्नर चीफ मिनिस्टर की सलाह से उसे डिसॉल्व कर देते हैं। अब बताइए बेटा, बहुत है ना आज के लिए। मैम कर लो। आज के लिए इतना ही काम बहुत है। अब मुझे आप लोग बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या काम कर रखा है। मैं हमारे नोटबुक चेक कर लो। नोटबुक चेकिंग के लिए कौन कौन बच्चे आए हैं वो बताएं। आ जाओ बेटा, नोटबुक चेकिंग किस किस को करवानी है। हमने मैम आज से मैम स्टार्ट की है। युवराज क्यों भाई, कौन क्योंकि करो? मैम हमें पहले कहाँ थे आप? मैम आज हमारे भाई ने मैम चलाई है मैम ऐप। भाई ने क्या कर दिया? मैम हमारे भाई ने चलाई है ऐप आज। आज चलाई, इससे पहले क्यों नहीं चलवाई आपने? कौन से सेक्शन में हो युवराज? मैम A4। चलिए, अब बताओ नोटबुक कौन चेक करवा रहा था? मैम नाम बोलो। धीरज। किसको करवानी है? धीरज को? धीरज नोटबुक चेक करवा रहे हो बेटा?
ऑन करो, कैमरा ऑन करो, कर रहे हैं। कैमरा ऑन कर ले धीरज। दिखा हम ये रहे यस, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चलो आगे चलो, मैम। आगे चलो। हाँ आगे चलो हम बस इतना ही है। बेटा। ये तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट सिविक्स का है। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 दिखा नीरज, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 दिखाओ। ये रहा। हाँ, 2 दिखाओ। मैम 2। यस, आगे करो। मैम चैप्टर 3। और आगे लाओ थोड़ा सा। चैप्टर का नेम बोलो, चेंजिंग अर्थ। ठीक है, आगे करो, आगे करो, आगे करो। यस, कितने क्वेश्चंस हैं टोटल धीरज इस चैप्टर में? 3 में। धीरज 3 में कितने हैं? हम देख रहे हैं मैम 15। 15 डायग्राम्स पूरे हैं? 4 निकालो, 4 निकालो। यस, आगे चलो, अगले पेज दिखाओ। 4 में कितने क्वेश्चन कर रखे हैं? कोई छोड़ रखा है क्या आपने? धीरज 13 क्वेश्चन। मैम 13 क्वेश्चन है 4 में। 5 दिखाओ। मैम 5 नहीं है, 1 है। 5 नहीं कर फोर्थ में रखा? तो मैम क्या कर रखा है बेटा? ये तो आप सिविक्स में आ गए। चैप्टर नंबर 5 दिखाओ धीरज। मैम फिफ्थ में 13 तो मैम फिफ्थ में 13। भूमिका, आप धीरज के पास ही बैठे हो? नो मैम। कितना काम कर रखा है इस धीरज ने, अच्छे से दिखा भी नहीं रहा, अब नोटबुक भी बंद कर दी। अच्छे से दिखा। 1 सेकंड में फिर ये सिविक्स का चैप्टर निकाल के बैठ गया। अरे जियोग्राफी दिखा दे मुझे। मैम ये रही। चैप्टर 1 चेक है तेरा? यस मैम। दिखा। मैम ये रहा। चल आगे चल, चैप्टर नंबर 2 पर चल। धीरे धीरे चेंज कर चेंज। हाँ आगे चल। हाँ चल, आगे चल। कितने क्वेश्चन हो गए ये 2 के? मैम 13। 13। 3 के बता कितने हैं? मैम 3 का भी 13 है, 15 है मैम। कितने हैं टोटल? 15। बाकी भूमिका आप बताना, चैप्टर नंबर 3 के कितने क्वेश्चन हैं? मैम 15 कितने हैं? मैम चैप्टर 3 के हाँ 3 के बताओ। मैम 15 15 है। धीरज, आपने कितने कर रखे हैं? मैम 15। 15 ही है, ठीक है। 4 दिखाओ। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम हाँ, एयर वाले मुझे में आपको कितने दिखा क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। मैम एयर वाले में मैम 13। और 5 वाले में? मैम 11 है Water। फोर्थ में तो कितने हैं मैम फोर्थ फोर्थ में में? 11 है मैम 11। धीरज, फोर्थ में कितने कर रखे हैं एयर वाले चैप्टर में? मैम ये तो जल्दी बहुत है पेज पलटने की। मैम 13। मैम ये 11 है इन्होंने फोर्थ 11 में कर तो रखे हैं। भूमिका, 13 कितने है। हैं? मैम फिफ्थ में 13। मैम एयर वाले 11 में है कितने? फिफ्थ में 13। ओजस्वी, आप माइक बंद करो। भूमिका, कितने हैं बेटा एयर वाले में? मैम 11 है। और ये धीरज ने 13 कैसे कर दिए?
मैम आज फिफ्थ इसका में। चैप्टर बेटा इसका ना चैप्टर 4 और 5 चेक करना, फिर मुझे बताना, ठीक है? आज चेक यस कर मैम। देना इसका। और किसको चेक करवानी है इसके अलावा, धीरज के अलावा? युवराज, मैम आपने कराएं। कितना काम कर रखा है? मैम कराएं। और जसवी, आपने कौन सा चेक करवाना है? मैम हमने नहीं करवाई थी। चैप्टर 4 दिखाओ जसवी। मैम और 4 दिखा रहे जसवी, हैं। मैम चैप्टर स्टार्टिंग 4 से दिखाओ। दिखा दे। नहीं, स्टार्टिंग नहीं, चैप्टर स्टार्टिंग 4। से। चैप्टर 4 मेरा चैप्टर 4। ए, कितने क्वेश्चन है टोटल? डायग्राम क्यों नहीं बना रखा? मैम डायग्राम रह रखा और मैम पूरी नोटबुक कंप्लीट कर ली हमने। ठीक है। हम और अब डायग्राम आज मुझे वो बनाएंगे। दिखाओ, सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 दिखा। मैम सिविक्स का मैम ये रहा। चलो, हाँ, ओके, ठीक है। युवराज बेटा माइक ऑन करियो। युवराज, माइक ऑन कर बेटा। यस मैम। कितना काम कर रखा है तूने? मैम ज्योग्राफी में कर रखा है। ज्योग्राफी में कितने लेसन कर रखे हैं? मैम 1 मिनट। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम धीरज ने कर रखे हैं 11 क्वेश्चंस। कर रखे हैं और टाइम भी कर रखा है। यस मैम। फिर ये बोलता क्यों नहीं है? मैम इसने नंबरिंग ही नहीं डाल रखी चैप्टर्स की। कि नंबरिंग बेटा पूरी कर दो। अच्छा, यस मैम। ठीक है। जल्दी बताओ युवराज, कितना समय लगेगा? मैम 3 चैप्टर कर रखे हैं। दिखा मेरे को, 3 चैप्टर निकाल, फर्स्ट से निकाल। और ये यश, आप कौन सी क्लास में हो? यश, यश कौन सी क्लास में हो? मैम जिसने दिखा दी वो लीव कर दे। पहले मेरे को ये बताओ, यश कौन सी क्लास है? मैम ये यश, शेर 2 या 3 है। 1 2 या 1 3 नहीं पूछा, यश का नाम क्यों नहीं है? मैम रुको 1 सेकेंड। एक यश है और ये प्रशांत यादव, ये कौन सी सेक्शन से है? मैम A4 सेक्शन से। आप आज ही आए हो प्रशांत? हाँ मैम मैं बहुत दिन हो गए। नहीं नहीं, प्रशांत तो स्टार्टिंग आता है, से इसका काम चेक है। यस, आपका काम चेक है। पीयूष, पीयूष बेटा कौन से सेक्शन से है? 7th। पीयूष मैम कौन से 7th सेक्शन से हो? मैम 7th A2। पहले आपने मेरे से नाम नोट नहीं करवाया कभी? क्या? पीयूष, मैम कितना काम कर रखा है आपने? ओके मैम। नोटबुक निकाल कर रखो, बाकी जिसकी चेक हो गई ना वो लीव कर दो। ये किसने खोल रखी है नोटबुक? किसकी नोटबुक ओपन है? ये युवराज की? यस मैम। दिखाओ बेटा, आगे करो, कैमरा ऑन कर बेटा जल्दी से। हाँ, चैप्टर फर्स्ट भी चेक नहीं है आपका युवराज? पेज पलटो। आगे चलो युवराज। लास्ट में टोटल 9 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। युवराज Yes, एक काम करो, तुम मुझे मैसेज करो, आज मैं तुम्हें सारे चैप्टर भेजती हूँ, तुम्हारी नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए, मैच करना सारे क्वेश्चन। ओके ठीक है, मैम। क्लास लीव ओके मैम। करो, अभी मैसेज करो, मैम आई एम युवराज फ्रॉम 7th A4 और प्लीज सेंड ऑल चैप्टर्स। मैं सेंड कर दूंगी अभी, चल लीव कर क्लास। ओके। यश,
आप दिखाओ बच्चे, ये यश की नोटबुक है क्या? किसकी नोटबुक है ये? मैम मेरी, पीयूष की। प्रिंस की। मैम ठीक है बेटा, मैम पीयूष की। 1 मिनट रुको। प्रिंस आपका सेक्शन, प्रिंस आपका सेक्शन, मैम प्रिंस कौन से सेक्शन से हो? मैम A2 में थे मैम, आप फिलहाल तो नहीं पता मैम, पहले A2 में थे। हाँ A2 में थे ना। आप दिखाओ मेरे को चैप्टर नंबर 1 दिखाओ जियोग्राफी का। दिशा चेक है आपकी, लीव कर दो। पीयूष जल्दी दिखाओ बच्चे, यस मैम। चैप्टर 1 दिखाओ पीयूष। कैमरा क्लियर करो, नजर नहीं आ रहा है। पीयूष चैप्टर 1 चेक है ना आपका? पीयूष हाँ पेज पलटो, जल्दी पलटो बेटा। वेरी गुड। ये जगह क्यों छोड़ रखी है? पेज पलटो, इधर वापस, पीछे चलो, इधर बैक चलो, आगे नहीं पीछे। चैप्टर 2 जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां चलो पीयूष। पीयूष यहाँ पर नहीं, वापस चलो, चैप्टर नंबर 2 दिखाओ मुझे। ये जगह क्यों छोड़ रखी है आपने साइड में? पेज पलट, धीरे धीरे पलट, पलट पेज, चल आगे, आगे चल। हाँ ये क्यों छोड़ रखा है मैम पीयूष? ये इनकम्प्लीट है पीयूष, जवाब दो। मैम डायग्राम। डायग्राम नहीं है, सब पूरा कर लेगा। मैम आज कर लेंगे। मैं आपका चैप्टर 2 लिख नहीं रही हूँ, चैप्टर 3 दिखाओ, कल पूरा करके दिखाना मुझे। चैप्टर 3 दिखाओ बेटा, पेज चेंज करो, पेज चेंज करो। चैप्टर 3 के कितने क्वेश्चन कर रखे हैं टोटल? मैम 12 क्वेश्चंस। एक काम करो पीयूष, आप सुनो, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको सारे चैप्टर भेज रही हूँ, आप पहले चेक करो कि आपके कितने क्वेश्चन कम है, उसको पूरा कर कर फिर मुझसे चेक करवाओ। चलो मैसेज भेजो मेरे पास अभी। मैम पीयूष मेरे पास मैसेज भेज दो, आई एम क्लास 7, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, ठीक है, मैसेज सेंड करो। युवराज, हाँ बोलो मैम युवराज। आपके नंबर बताना। बेटा यही तो नंबर है जिस पर आप कर रहे हो, 999, लिखो, 9992856 173, 99928। 99956 173, ठीक है? ओके मैम। ठीक है। स्नेहा, स्नेहा, दिशा माइक बंद कर दो अपना, कैमरा बंद। दिशा लीव करो, क्यों बार बार क्लास में आ रहे हो? लीव कर दो, आपका काम कंप्लीट है। स्नेहा, स्नेहा नोटबुक चेक करवाओ बेटा, स्नेहा नोटबुक चेक करवाओ, यस मैम। नोटबुक चेक करवाओ बच्चे, जल्दी खोल। कौन से सेक्शन से है? A1 से। चैप्टर नंबर 1 दिखाओ बच्चे, थोड़ा नीचे करो नोटबुक को, और दूर करो, हाँ पेज चेंज करो। फर्स्ट चैप्टर चेक है, ठीक है, सेकंड दिखाओ, चैप्टर नंबर 2 दिखाओ बेटा। 3 दिखाइए, 2 हो गया, चलो आगे, चलो चलो आगे चलो, ठीक है आगे चलो, आगे चलो, चैप्टर 2 है ये, आगे चलो। यस
नेहा, यस। आगे चलो बच्चे, चैप्टर 3 निकालो। नेहा चैप्टर 3 निकालो। आगे चलो। हाँ जल्दी करो। यस, वेरी गुड। चैप्टर 4, ओके। चलो आगे दिखाओ। यस, आगे चलिए। यस, ओके, वेरी गुड। चैप्टर 5 स्टार्ट हो गया। दिखाओ, आगे दिखाओ। यस, सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 दिखा बेटा। आगे चलो। ओके ठीक है बेटा, एक पेज चेंज करो फटाफट। हाँ जल्दी दिखाओ बेटा। ओके, क्लियर, ठीक है बेटा। रिया आपको क्या चेक करवाना है? स्नेहा लीव कर दो। रिया, रिया आपको क्या चेक करवाना है? दिखाइए चैप्टर नंबर 1, पेज चेंज कीजिए, जल्दी जल्दी बदलो रिया, मेरी क्लास का टाइम हो गया। आगे चल, फटाफट चल, जल्दी चल, जल्दी जल्दी। यस। हाँ हाँ, यस। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। यस। रिया कितने चेक हो गए बेटा? मैम चैप्टर 3 तक पूरा कंप्लीट है और 4 और 5 और सिविक्स का चैप्टर चलो 1 मैंने आज आपको भेजा था ना, आप कंप्लीट कर लो। चलो लीव कर दो बेटा, मेरी यस नेक्स्ट क्लास मैम। का टाइम हो गया। आशु लीव कर बेटा क्लास।